नमस्कार दोस्तों, रविवार की सुबह। और आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करें जो काफ़ी निवेशकों को परेशान कर रहा है। वो है केमिकल सेक्टर। मार्केट ऑल टाइम टच हो गया, लेकिन ये केमिकल सेक्टर 2 साल से ऊपर नहीं आ रहा है। उसके काफ़ी वजह है और आज बात करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा है खुशबू, जयेश और रागेश्वरी ने पूछा है क्वेश्चन कि केमिकल सेक्टर उनके काफ़ी सारे लाइक पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ और वो काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में पूछे। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बाय द वे, क्वेश्चन आंसर में इस बेसिकली 10-15 मिनट हम लोग केमिकल सेक्टर की बात करेंगे। बाद में मैं क्वेश्चन लूंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, आज 11 बजे हमारा एक लाइव सेशन है जहां मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो पूरे 21 गोल्डन। तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। मैंने लिंक दे दी है कमेंट बॉक्स में, वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते। 11 बजे लाइव होगा आज रविवार को। चलिए बात करते हैं केमिकल सेक्टर। अब केमिकल सेक्टर आपको भी पता है कि ओवरऑल सेक्टर ने ग्रो नहीं किया। उसके भी काफ़ी सारे रीजंस है, तो हम लोग एक के बाद एक वो रीजंस के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो ओवरऑल केमिकल सेक्टर हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट रहता है। ओके, अगर पूरा एक्सपोर्ट हम लोग गिने तो 40-50% है सभी कंपनी का मिला के। लेकिन कुछ कुछ जो बड़ी कंपनीज है उनका 90% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट रहता है। कहाँ होता है? यूरोप, यूएसए। ओके, वो डिपेंडेंट होता है। चाइना पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। लेकिन कोविड के बाद ना जो रिकवरी आई वो बहुत ही स्लो थी। यूएसए, यूरोप और चाइना में भी रिकवरी तो लिटरली थम गई है। वहाँ का भी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो उसके वजह से क्या हुआ था कि ओवरऑल डिमांड काफ़ी कम रह गई। और उसके वजह से ना बेसिकली काफ़ी सारी कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी उनमें काफ़ी गिरावट देखी। हम लोग पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते कि क्यों ये स्टॉक प्राइसेस गिरे थे, क्यों केमिकल सेक्टर नहीं चल रहा है, और यहाँ से भी क्या क्या होना चाहिए जिससे केमिकल सेक्टर यहाँ से बढ़ सकता है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे दीपक नाइट्राइट है, आरती इंडस्ट्री है, एसआरएफ है, ये कुछ स्टॉक है, इवन यूपीएल है, वहाँ भी सेम चीज़ हुई थी कि बिकॉज एक्सपोर्ट इतना गिर गया, इसके वजह से इनके स्टॉक प्राइस में भी प्रॉब्लम हुआ और रेवेन्यू ग्रोथ में ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। जब हम लोग बात करें, दूसरा एक जो फैक्टर जो लगा था कि पीछे 2-3 साल में क्या प्रॉब्लम आई थी, वो है क्रूड प्राइस। अब क्रूड प्राइस क्या होता है आपको भी पता है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पे भी बहुत कुछ डिपेंड होता है और उनका एक मेन प्रोडक्ट है। क्रूड प्राइस अगर हाई रहता है तो उनको मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, जो बेसिकली ईरान और इसराइल के बीच में, हमास के बीच में, इन सब से क्रूड प्राइस जो हायर रहा था उसके वजह से इनके इनपुट में प्रॉब्लम आई। और जैसे बालाजी माइंस, अल्काइन एमिनीस, दीपक नाइट्राइट, इन लोगों को डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आता है। क्रूड प्राइस एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है केमिकल सेक्टर में, क्योंकि वहीं से ही एट द एंड इट्स अ केमिकल एट द एंड ऑफ द डे, करेक्ट। तो मार्जिन कंप्रेशन के वजह से वहाँ एक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉब्लम आया था। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ये एक अनदर एक पॉइंट है जिसमें इम्पैक्ट आया था पिछले 2-3 साल में। जैसे रेड सी का आपको पता है कि प्रॉब्लम हुआ था, और फिर ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड ऑल दैट, उसके वजह से क्या हुआ कि फ्रेट कॉस्ट, कंटेनर शॉर्टेज और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, एक्सपोर्ट जहाँ जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आए थे। और इसके वजह से क्या हुआ कि जैसे पीआई इंडस है, विनीति ऑर्गेनिज है, उनको काफ़ी डिले हुए, प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डिले हुआ। और कह सकते हैं कि ना उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी काफ़ी इम्पेक्ट आया। विनीति ऑर्गेनिज भी काफ़ी काफ़ी गिर गया इन सब डिलेस के वजह से। सप्लाई चेन एक अनदर एक पॉइंट था जिसके वजह से इम्पैक्ट आया था। फिर हम लोग बात करते हैं कंपटीशन चाइना। अब चाइना प्लस पॉलिसी तो बहुत फेमस हुई है, चाइना+1 स्ट्रेटजी, जहाँ ऐसी बातें चल रही है कि भाई चाइना जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना नहीं जैसे इंडिया जैसी कंट्री को प्रीफर करेंगे, क्योंकि चाइना में बहुत सारे रेगुलेशंस है और वहाँ बहुत ही क्लोज इकोनॉमी है। लेकिन वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए ना, वो इम्पैक्ट दिखा नहीं, बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल हुआ। ऊपर से चाइना ने क्या किया कि जैसे उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंटिंग चालू कर दी। और उसके वजह से, वो डिस्काउंटिंग के वजह से ही ना काफ़ी सारे कहते हैं ना कि प्राइजेस गिर गए केमिकल के, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडिया पे आया। अब देखो, अगर ग्लोबली स्लो डाउन है, जैसे अगर आप बात करो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है जहाँ केमिकल बहुत यूज़ होता है, और वहाँ अगर वो लोग डिस्काउंटिंग करना चालू कर दे तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और उसके वजह से जैसे GHCL,
फिर अतुल लिमिटेड, और इन सबको प्राइसिंग प्रेशर इसलिए आया क्योंकि उनके जो काउंटर पार्ट्स है उन्होंने बहुत ही बड़ा डिस्काउंटिंग किया। तो कहते हैं चाइना वही सो जाता है, लेकिन वो सोते सोते भी अपना मार्केट पूरा खराब कर देता है। अगेन दूसरे एक चीज जो केमिकल इंडस्ट्री में नॉर्मली होती है वो है टाइटर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड हाई कंप्लायंस कॉस्ट। काफ़ी जगह पे पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो इंडिया में भी वो लोग गवर्नमेंट रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। ओके, एंड उसके वजह से क्या होता है कि उनके जो एक्सपांशन प्लान है या उनके जो करंट ऑपरेशंस में भी उनको बहुत ही चेंज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ओबे दैट स्ट्रिक्टर नॉर्म्स। तो ये सब चीज़ों की वजह से एक प्राइम एग्जांपल लेते हैं मेग मनी ऑर्गेनिक्स। मेग मनी ऑर्गेनिक्स में प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही चेंज आ गई क्योंकि उनके जो कंप्लाइंस कॉस्ट है और कह सकते हैं ना कि बेसिकली रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं वो इतने बढ़ गए कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी इम्पेक्ट है। इवन एसआरएफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो इकोनॉमी जो स्केल नहीं कर पाए। तो ये भी एक पॉइंट था जो इम्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या लग रहा है फ्यूचर सेक्टर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कि यहाँ से केमिकल सेक्टर कहाँ जा सकता है। ओके, मैंने कुछ कंपनी उसके बारे में बात की। तो देखो, अगर ये चाइना वन पॉलिसी अगर हुआ और लोग ऑफ कोर्स इंडिया को प्रीफर करने लगे, तो वो उस तरह से लॉन्ग टर्म पॉजिटिव होगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो खास करके स्पेशलिटी केमिकल्स है। अब जब चालू हुआ था ना केमिकल का ट्रेंड, अगर हम लोग 6-7 साल पहले के, तब ये बहुत ही चला था, 3-4 साल बहुत ही चला था। और तब है ना चाइना में केमिकल सेक्टर में उन लोगों ने काफ़ी सारे केमिकल इंडस्ट्री पे बैन लगा दिया था क्योंकि वो बहुत पॉल्यूशन कर रहे थे। उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन कंपनीज को लगा था, मिला था। और जिसके की वजह से ये नवीन फ्लोराइन पीआई इंडस्ट्री जो एग्रो केमिकल्स में, नवीन फ्लोरोकेमिकल्स में, इवन अगर हम लोग आती इंडस्ट्री की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स में उनको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। तो लेकिन ये अगर ट्रेंड चलता है चाइना प्लस वन पॉलिसी, तो एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। प्लस गवर्नमेंट अगर कुछ इंसेंटिव देते हैं जैसे पीएलआई स्कीम अगर लाते हैं स्पेसिफिकली, कुछ को तो बेनिफिट दे ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो कुछ करते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड एसआरएफ को भी बेसिकली काफ़ी सारी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है, एंड वो भी पीएलआई के जो इंसेंटिव मिले उनके बेनिफिट के वजह से। तो और अगर सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये इंडस्ट्री चल नहीं रही है, तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। अगेन ग्रोथ इन एंड यूजर इंडस्ट्रीज, तो ग्रोथ अगर जहाँ जहाँ वो सप्लाई करते हैं वहाँ डिमांड बढ़ती है। जैसे टेक्सटाइल कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ अगर होता है तो ऑफ कोर्स आपका एंड यूजर की डिमांड बढ़ती है, तो डायरेक्ट आपका डिमांड बढ़ता है। तो जैसे दीपक नाइट्रेट जो है कह सकते हैं फिनॉल डेरिवेटिव्स में, अतुल एरोमेटिक केमिकल्स में है, इवन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक्सटाइल इंटरमीडिएट्स में है। तो इन सब के वजह से ना इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वो देखना है कि ग्रोथ कैसा था। अभी तो अपनी भी जीडीपी डाउन है थोड़ी, लेकिन हाँ यहाँ अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है तो फर्क पड़ सकता है। अगेन सस्टेनेबल केमिकल्स और ग्रीन केमिकल में अगर बढ़ावा आता है, ग्रीन केमिकल्स क्या होता है, जैसे कह सकते हैं ना बायो एग्रो केमिकल्स की बात करते हैं, ग्रीन स्पेशलिटी केमिकल्स जिसमें ये यूपीएल है, तत्वाचीतन है, इन लोगों का क्या है कि वो उस तरह से एग्रो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर वो वहाँ धीरे धीरे हायर डिमांड बताए जो आ सकता है आगे जाके, तो डायरेक्टली वहाँ बेनिफिट मिल सकता है। अगेन ऑफ कोर्स ग्लोबल डिमांड बताए जो सबसे प्राइमरी है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा क्योंकि एट द एंड यूएसए, यूरोप, वहाँ से एंड यूजर्स कंपनी, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल कंपनीज अगर ऊपर आती है ना, तो आपको टेक्सटाइल में आपको भी पता है ये टेक्सटाइल में नो काफ़ी केमिकल ये कलर्स करने में और वो सब में लगते हैं। तो जैसे मॉडल केमिकल्स टेक्सटाइल डाइल्स बनाता है, सुदर्शन केमिकल पिगमेंट्स, देन कैमलिन फाइन जो फूड एंटी डाइऑक्सिडेंट बनाता है। तो ये सब कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट आता है। मैं आपको कंपनीज के नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कुछ पता चले कि कैसे एक एक पैरामीटर में ना आपके अलग अलग कंपनियां है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। और अगर एक एक सेगमेंट में भी कोई भी सेगमेंट में इम्प्रूव आता है तो डायरेक्टली इन सब कंपनियों को बेनिफिट होता है। अभी कुछ हम देखते हैं कि क्या ये रैली आ सकती है केमिकल्स में। केमिकल्स में आ सकते हैं प्रोवाइडेड ये सब हो, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस में चेंज हो। तो यू ऑयल, अब ऑयल एक तरह से अच्छा है, अभी 76-77 चल रहा है।
तो इन सब में अगर और नीचे आता है तो जैसे बालाजी एमाइंस, अल्काइन एमाइंस एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो जैसे जैसे रॉ में ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब फैक्टर्स होते हैं तो इन सब कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। अगेन, कैपेसिटी एक्सपांशन कमिंग ऑनलाइन, तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो जो भी हायर मार्जिन सेगमेंट्स है, ओके, उसमें अगर जो जैसे कोई कंपनी एक हायर मार्जिन प्रोडक्ट बनाता है, अगर वहाँ न्यू कैपेसिटी आती है और वहाँ अगर डिमांड बढ़ती है तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा। जैसे नवीन फ्लोराइन और दीपक नाइट्रेट, वो फ्लोरोकेमिकल्स और फिनोलिक्स में काफ़ी आगे निकल रहे हैं और काफ़ी कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं। अगर वहाँ एक तरह की डिमांड आती है और कैपेसिटी बढ़ती है तो वहाँ इनको फायदा हो सकता है। अगेन, हाई वैल्यू प्रोडक्ट, शिफ्ट ऑन हाई वैल्यू प्रोडक्ट, जैसे सेम वे जो स्पेशलिटी केमिकल कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ कहते हैं ना कि मार्जिन ज़्यादा है, ओके, जैसे पीआई इंडस्ट्री हो गया, एग्रोकेमिकल्स, इन एसआरएफ एंड विनीति ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सॉरी, इन लोगों को डायरेक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। अगेन, वैल्यूएशन ऑफ कोर्स काफी सारे केमिकल्स के डाउन है, एक नहीं, मोस्टली सभी केमिकल्स के डाउन है। अतुल ले लो, मेघबनी ले लो, आरती ले लो, और काफी है, यूपीएल ले लो, काफी सारे, एसआरएफ काफी तो भी डाउन है कंपेयर टू उनके जो ग्लोबल एवरेज है ओवर द टाइम। तो एक तरह से वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और अगर जैसे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ओवरऑल, तो काफ़ी फर्क होगा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि उनको हाई ग्रोथ दिखे। लेकिन ये देखो, ये मल्टीनेशनल एएमसी जो इंडियन फर्म्स के साथ पार्टनरिंग करते, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, जैसे मैंने बोला लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और तत्व चिंतन में ना काफ़ी सारे ये आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो। कंपनियां भी दे वांट टू कम प्रोवाइडेड देयर इज अ ग्रोथ, करेक्ट। अगर वो ग्रोथ होता है तो वो ऑफ कोर्स आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ग्रोथ दिखेगा तो आएंगे। तो ये भी एक तरह से ना, अगर उनका आते तो उनके एक्सपर्टाइज नॉलेज मिलते हैं, ये सब कंपनी भी ग्रो कर सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एनालिस्ट, और ये जैसे ओवरऑल मुझे क्या लग रहा है कि एज ए एनालिस्ट यहाँ से क्या आउटलुक रहा है, तो केमिकल सेक्टर का सबसे बड़ा जो फैक्टर हो, एक तो चाइना प्लस वन पॉलिसी, ग्लोबल डिमांड ऊपर आए ओवरऑल, ओके, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लस गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा दिख रहा है। ये अगर आपको केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना है, आपको लॉन्ग टर्म ही रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि भाई मैं 3 महीने या 6 महीने में, क्या पता है एक दो क्वार्टर और लग जाए ये स्टॉक प्राइस ऊपर आने में। लेकिन हाँ, अगर एक ग्रोथ आता है जो अभी तो दिख नहीं रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली कभी ना कभी तो साइकिल टर्न होगी, क्योंकि इसकी केमिकल सेक्टर की साइकिल काफ़ी टाइम से टर्न नहीं हुई। इवन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली एक दो क्वार्टर पहले ये साइकिल टर्न हो गई, ऑनेस्टली वो हुई नहीं है। ये क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएगा उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने को पता चलेगी। लेकिन दिखता नहीं है कि अभी इतना अभी अच्छा रिजल्ट आएगा। देखते क्या क्या केमिकल, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 2 तो बहुत ही खराब था। क्वार्टर 3 कैसे जाएगा उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। आई एम पॉजिटिव इन केमिकल क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक बॉटम आउट हो गए। लेकिन यू हैव टू बी कीपिंग लॉट ऑफ पेशेंस अगर आप इस कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। और ये जैसे मैंने बोला, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट इंसेंटिव, फिर ग्लोबल आउटलुक, ये सब अगर अच्छा होगा तभी जाके अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तभी जाके ये सब स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आएगी। तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो होप आपको एक एक पूरा आउटलुक मिला होगा केमिकल सेक्टर में। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। और ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स से डालिए, आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ। बाय द वे, जैसे मैंने बोला, अब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज 11 बजे एक सेशन है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपको बताएंगे कैसे स्टॉक आप पिकअप कर सकते हैं, ओके, और ऑल्सो विल शो यू हाउ वी आर हेल्पिंग यू गाइज, ओके। चले, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चले क्वेश्चन लेते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सर कैन डू एनीथिंग 4488 बोल रहे कि सर ओएनजी से मैं अभी एंट्री लेनी चाहिए क्या? ओएनजी से मैं, अगर मेरे हिसाब से आप ओवरऑल ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइक्लिकल है, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि बिकॉज इट इज साइक्लिकल, तो ऊपर के लेवल पे निकल जाना, ऐसा नहीं कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। हाँ, यहाँ से 20-25% की मूवमेंट मुझे दिख रही है।
तो उस तरह से ही देखो, ऐसा नहीं है कि 3 गुना 4 गुना या 2 गुना हुआ है। इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट कंपाउंड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ऑयल प्राइसेस पे डिपेंड है। तो उस तरह से आप सोच के चले। बाय द वे गाइस, ये जो पूरा मैंने आपको केमिकल स्टॉक्स का बोला, इवन मैं अभी जो सब कुछ मैं क्वेश्चन रिव्यू कर रहा हूँ, प्लीज कंसिडर एज जस्ट अ सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हम लोग देते हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन है, आप खुद का रिसर्च करके खुद डालना है, ठीक है। फिर सागर गोड़ो 8838 और सुबीर बासु 9132 का क्वेश्चन है, राइट्स का क्या किया जाए। राइट्स ऑनेस्टली इतना इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने वो रिव्यू किया तो, और मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। और ऊपर से अभी तो हालत ख़राब है इन सब रेलवे स्टॉक के, पीएसए स्टॉक के। तो आई थिंक यू शुड वेट, इतनी जल्दी नहीं है लेने के लिए। और मुझे उनका इतना रिजल्ट भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो उस तरह से आप समझ के ही इन्वेस्ट करना। बट आई एम नॉट टू मच कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव ऑन दैट स्टॉक। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। लोगेश वरन 553, प्लीज डू वीडियो इन इंग्लिश। पहले ही लोगेश हम लोग इंग्लिश में ही करते थे, लेकिन काफ़ी सजेशन आए और काफ़ी रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में कीजिए, तो इसलिए अभी हिंदी में करें। बट मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों सिंपल है, तो आप समझ पाओगे। जॉर्जेट 44, जियो फाइनेंस कैन बी ए फिनटेक कंपनी, प्लीज कंफर्म। फिनटेक कंपनी तो नहीं है जियो फाइनेंस। फिनटेक वो ऐसा नहीं है भाई, उनके स्टोर्स भी है और काफ़ी सारे। फिनटेक तो नहीं है, लेकिन जियो फाइनेंस के बारे में मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बड़ा है। अगर ये स्टॉक में आकर इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उनके एक्सपांशन प्लान बहुत बड़े हैं। अगर बजाज फाइनेंस को एक कंपनी कोई टक्कर दे सकती है तो वो जियो फाइनेंस है, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर दैट। अगर पेशेंस है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। देन अजीत साहू बोले, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय डेटा सेंटर रिक्वेस्ट। ओके, थैंक्स अजीत। फिर ऐश्वर्या मोनेपरम धनवाला आस्किंग, प्लीज एनालाइज दिस स्टॉक सेंको गोल्ड, इज माई ट्रिप, आधार हाउसिंग। इसमें से सभी अगर मैं देखूं, तीनों में से आई थिंक सेंको गोल्ड ठीक ठाक है स्टॉक। काफ़ी गिर गया है वो स्टॉक, डिसेंट ग्रोथ है। गोल्ड पे अभी भी मैं थोड़ा बुलिश हूँ, तो आई थिंक सेंको गोल्ड इज ओके। इज माई ट्रिप नो, इस ट्रिप प्लानर्स नो। यार, मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं है, उनके क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते। कभी मैनेजमेंट आके अपना वो बेच देता है, स्टेक बेचने को बोल रहा है, और आई एम नॉट टू मच कॉन्फिडेंट। आधार हाउसिंग अभी आप रखो, क्योंकि ये जो एमएफआई का जो प्रॉब्लम हुआ था, तो होपफुली सेटल डाउन होगा ऐसा लग रहा है। प्रोवाइडेड अच्छा खासा प्रोविजन किया होगा इन लोगों ने भी। लेकिन अगर मैं इसका टॉप से भी देखूँ तो 18%, लेकिन ये आई थिंक ये आप वेट कर सकते हो इस स्टॉक पे। ये क्वार्टर देख लो क्या रिटर्न आता है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। ओके, देन अजीत साहू ऑन डेटा से, कैन यू डिस्कस एंट्री एग्जिट स्टॉक्स एट करंट लेवल। अजीत साहू, मैं डायरेक्टली तुम्हें इन सब के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक फोरम में आप चाहो तो हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस देख सकते हो, उसमें हम बताते हैं। अगेन उनका क्वेश्चन, मिष्टान फूड इज फाउंड गिल्टी ऑफ सम करप्ट मिसकंडक्ट बाय दैट इज वाई। ओके, गॉट इट। मुझे पता नहीं चलता कि इतना गिरा क्यों। शिवम जहाँ सब बजट आने वाला है, तो उसमें से जो इन्वेस्ट प्लान सरकार कर सकती है, इसलिए उसके इफेक्ट से थोड़ा उस पे ढूंढ सकते हैं, वो बताइए। ओके, देखो, बजट ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, 1 मिनट, बहुत कुछ डिपेंडेंट है इस बजट पे, क्योंकि अपना मार्केट तो चल नहीं रहा है। करेक्ट, तो मेरे हिसाब से तो बजट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। होपफुली इस बार टैक्स कट आएंगे, पता नहीं वहाँ वो फोकस कहाँ करेंगे, लेकिन वही होता है एंड में सबको रेलवे डिफेंस और वो सब स्टॉक्स भागने लगते हैं बजट से पहले। इस बार देखना है, क्योंकि इनके वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत बढ़ गए थे फिर गिर गए। अभी इस बार क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू से कौन से स्टॉक्स में आएंगे। अभी तक न्यूज़ आ नहीं रही है, आएगी धीरे धीरे। अभी तो ये लास्ट वीक में 1-2 वीक पहले ज़्यादा पता चल गया कि कौन से स्टॉक में हलचल मच रही है। लेकिन मेरे हिसाब से नो, आपको बजट स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। ओवरऑल
जहाँ ग्रोथ है वो स्टॉक लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होगा अगर आप बजट स्पेसिफिक जाओगे ना तो रैली ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अ, सौरभ सर बीकाजी का 705 पी फेस्टिवल सीजन में कुछ फायदा होगा क्या? देखो बीकाजी, मैंने जैसे बोला लास्ट टाइम भी मैंने ये एनालिसिस किया था, तो मैंने बोला था कि इसको आप अभी वेट कीजिए। 706 का है प्राइस अभी। एंड मेरे हिसाब से आप वेट कीजिए, क्योंकि एफएमसीजी अभी बहुत चल नहीं रहा है। आई नो काफ़ी नीचे आ गया है, पर मेरे हिसाब से आई थिंक वेट करना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है तो 100% नो इसको डायरेक्ट फ़ायदा होगा। मेदांता मेदांता हॉस्पिटल भी आप, यस ये मुझे अच्छा लगता है मेदांता। अगर मैं देखूँ ग्लोबल हेल्थ केयर बहुत ही नीचे गिर गया है वो ग्लोबल हेल्थ केयर। तो आई थिंक आप रख सकते हो, थोड़ा और नीचे आए तो देखो, लेकिन बस क्वार्टरली रिजल्ट देख लेना उसमें सही इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके सौरभ जी। फिर जायडू नावाला का क्वेश्चन है नेम डेटा सेंटर कंपनीज। आई थिंक मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में डाला है, तो आप जाके देख सकते हो। नरोत्तम लाल गुप्ता बोल रहे थे 1 वाई बैंक सेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग। आज सुबह के जो कल सुबह के जो वीडियो थे सैटरडे का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो आप प्लीज़ जाके दीजिए, देख सकते हैं नरोत्तम जी। फीरा बिन D8051 नाइस इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक्स थैंक्स। देन लाल स्वरिनमा बोले कि गुड शेयरिंग, ओके थैंक यू। देन स्वप्निल डी पटेल बोले कि आई एम कॉशियस अबाउट द बैंकिंग सेक्टर ओवर बट HDFC ICICI बैंक अपीयर प्रॉमिसिंग। अच्छा है, आई फील ICICI इज बेटर देन HDFC, बट यस लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है HDFC 13 या 15% का कुछ आसपास रिटर्न देगा। बट ऑफकोर्स दिस इज माई सजेशन, मुझे लग रहा है, ऑफकोर्स डोंट टेक एज ए रिकमेंडेशन, बट यस स्टिल आई फील ICICI बेटर देन HDFC। ठीक है गाइस, आई थिंक आई हैव आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चन कल रखेंगे। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सो जैसे मैं बोला, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डालिए, और आज हम लोग 11 बजे मिलते हैं हमारे सेशन में। सो सी यू सून गाइस, द लिंक इज गिवन, जूम लिंक में दिए होगी, आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चले गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।